सबसे पहले तो वही तरीका, वीडियो को फुल स्क्रीन कर लो और नीचे देखना बंद कर दो, सिर्फ जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, उसके बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास टाइम बहुत हो तो। खैर अभी सुनो, पढ़ते हैं आगे। तो हमने रे डायग्राम के बारे में थोड़ा सुना था, पढ़ा था कल को कि रे डायग्राम को बनाने होते हैं। रे डायग्राम किस लिए होते हैं कि कई बार हमको पता करना होता है कि अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसी मिरर से कुछ दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसको निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक होता है विद फॉर्मूला, जिसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसकी डेरिवेशन बाद में होगी, सब जो कुछ होगा बाद में होगा। एक और होता है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। क्या हम खाली रेज से, ज्योमेट्री से, जो ज्योमेट्री आप जानते हो ट्रायंगल वायंगल से, उन सब से क्या हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी? एक वो होता है। ठीक, तो दो तरीके हैं, एक रे डायग्राम से पता करना कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, और एक विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन मालूम करना कि वो कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। तो इक्वेशन वाला पार्ट तो बाद में आएगा, भाई हम पहला पार्ट सीख रहे थे कि अगर हमको पता करना हो कि इमेज कहाँ बनेगी तो वो कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री खाली। ठीक, तो वो भी हमको सीखना है। तो ज्योमेट्री से हमें क्या करना पड़ता है, आपको कल भी बताया था कि इमेज को बनाने के लिए, कहीं पर इमेज आएगी, वो कहाँ पर आएगी, उसके बारे में पता करने के लिए हमें एटलीस्ट किसी एक पॉइंट से दो रे तो चाहिएंगी, और वो दो रे वहाँ जाकर के मिल जाएंगी, जहाँ पे भी मिलेंगी वहाँ पर उसकी इमेज बनती है। ये बात हमको कल पता चल गई थी। तो दो रे हमको निकालनी पड़ेंगी, वो रे उसको टकराएंगी, मिरर को टकराने के बाद कहीं तो वो मिलेंगी, जहाँ पर भी वो मिलेंगी वहाँ पर उसकी इमेज बनेगी। ठीक, ये हमने कल मालूम पड़ा था। इससे ज़्यादा भी, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हम मिनिमम 2 रेज यूज़ करते हैं। मिनिमम क्या, एग्जैक्टली 2 रे ही यूज़ करते हैं, क्योंकि 2 से कम तो होगा नहीं, 2 से ज़्यादा वाले केस में वहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, तो हम 2 ही रे यूज़ करते हैं। तो जो 2 रे आप यूज़ करते हो, उनको चूज़ करने के लिए देखो एक ही लॉ है हमारे पास कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि प्लेन में हम नोटबुक पे बना रहे हैं, तो दूसरा लॉ तो अपने आप सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि वो एक प्लेन पे ही रहेगा, क्योंकि हम एक नोटबुक पे बनाएंगे, नोटबुक हमारी प्लेन होती है, तो जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाता है। हमको सिर्फ पहले लॉ को ध्यान में रखना होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ऐसा करने के लिए आपको हर बार क्या करना होगा, एक रे भेजनी होगी, और उस रे के लिए आपको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर मापना होगा। ये पता करना पड़ेगा। मान लो जिसमें यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास कोई मिरर आ गया, आपने इस पे एक रे भेजी, उस कोई पॉइंट था, उस पॉइंट से एक रे निकली, वो यहाँ पे हिट कर गई, तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल। और क्योंकि नॉर्मल की कंडीशन होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। ये सर्कल की प्रॉपर्टी है कि कोई भी चीज़ जो सर्कल के ऊपर आकर के 90 पे हिट करती है, आपने थ्योरम पढ़ी होगी ये 9th क्लास में, सर्कल में 9th में या 10th में, कौन सी मुझे याद नहीं है, तो उस पर 90 पे जो वो हिट करती है तो वो उसके सेंटर से पास करती है। इसीलिए नॉर्मल जब भी आप इस पर ड्रॉ करोगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, उसके सेंटर से पास करेगा। तो आप वहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे और उसके बाद प्रोटेक्टर से, डी से, जिसको हम बोलते हैं या प्रोटेक्टर बोलते हैं, उससे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मापोगे और फिर इतना ही एंगल आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, इतना ही एंगल यहाँ ड्रॉ करोगे, और तब आपको बात पता चलेगी कि वो हिट करने के बाद वो रे कहाँ जाएगी। कुछ पॉइंट समझ में आया? तो ये स्टैंडर्ड तरीका है, मतलब तरीका ये है कि आप रे को मिरर के ऊपर हिट करो, क्योंकि एक पॉइंट से 2-3 रे तो निकलनी है, वो रे जाकर के मिरर पे हिट करेगी, उसका आप एंगल ऑफ इंसिडेंस माप लो, उसके बाद फिर विद द हेल्प ऑफ डी आप उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर दो, फिर आपको जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी पाथ मिल जाएगी। और ऐसी 2-3 रे हम लेंगे, वो जहाँ पर मिलेंगी वहाँ कह देंगे उसकी इमेज बनती है। ठीक, ये स्टैंडर्ड तरीका था। लेकिन अब आप थोड़ा सोचो, ये थोड़ा हेक्टिक वर्क नहीं हो गया कि आपको बार बार डी यूज़ करना है, एंगल मापना है, फिर एंगल आर मापना है? तो थोड़ा सा ये जो वर्क है थोड़ा सा ज़्यादा, ये मतलब दिक्कत ज़्यादा आती है इसको करने में, बार बार हमको ज़्यादा काम करना पड़ता है, हेक्टिक सा थोड़ा हो जाता है, थोड़ा लेबरस वर्क हो जाता है इसको करने के लिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए तो हमने कुछ स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी फिक्स कर ली रेस जिनका पाथ हमको पता है। ठीक, अगर आप रैंडमली किसी भी रे को भेजते हो, उस रे का पाथ हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन उसके लिए आपको एक डी की, एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और मान लो अगर आपके पास वो ना हो तो फिर आप काम कैसे चलाओगे? तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रेज हमने निकाल रखी हैं, एंगल पहले से माप करके या ज्योमेट्री की हेल्प से, जितना हम मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री जानते हैं उन सब की मदद से कुछ हमने रेज निकाल रखी हैं। ठीक, तो ये वो वाली स्टैंडर्ड रेज हैं जो हम यूज़ करते हैं। रेज इनके अलावा भी यूज़ हो सकती हैं, लेकिन ये जो 3-4 रेज जिनका आपने रट्टा लगाया होगा कि वो वाली वहाँ से जाएगी, वो वाली वहाँ से जाएगी, ये रेज ज्योमेट्री की मदद से हमें पता है कि ये तो जाती ही वहाँ से है, तो इन रेज के लिए हमें प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इनसे काम प्रोटेक्टर्स के बगैर चला सकते हैं।
तो वो कौन सी रेज हैं वो हम सीखते हैं। अच्छा, एक बात को पहले याद रखना कि फोकस का जो लेंथ होती है, फोकल लेंथ जिसको बोलते हैं हम, कि जहाँ से फोकस लाई करता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। यानी अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर का है तो फोकस 10 सेंटीमीटर पे आएगा। ये रफ एक रेंज होती है, उस पर वो आता है। इसका प्रूफ आता है +2 क्लास में। अभी आपको सिर्फ इस बात को जानना है, याद रखना है कि हमारा फोकस रेडियस से हाफ पे होता है। अगर रेडियस हमारा 40 सेंटीमीटर का है तो फोकस हमारा 20 सेंटीमीटर का होगा। अगर रेडियस 30 का है तो फोकस हमारा 15 का होगा। ये बात आपको दिमाग में बैठा के रखनी है, ठीक। देखो अभी जो मैंने यहाँ सिखाया आपको, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो किसी ने ये सब काम हमारे लिए पहले से कर दिया। उसने डी से मापा और उसको एक बात समझ में आई कि अगर हम किसी को परपेंडिकुलर, कोई रे जब हम परपेंडिकुलर भेजते हैं किसी मिरर पे, तो वो वाली रे अगर मैं इस पर नॉर्मल ड्रॉ करके, उसने पहले वहाँ पे कर दिया हमारे लिए वो काम कि एंगल आई एंगल आर माप दिया उसने, और ये सब करने के बाद उसने ये बात हमको बता दी कि वो हमेशा फोकस से जाती है। उसने 2-3 बार एक्सपेरिमेंट किए, जो इसने पहली बार ये काम किया, और फिर उसने हमारे लिए काम आसान करके बोल दिया कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ सही से मेजरमेंट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस ड्रॉ कर लो। कैसे सही से मेजरमेंट करके? सिर्फ स्केल की जरूरत पड़ेगी। मान लो अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बनाया है, ये डिस्टेंस अगर 40 सेंटीमीटर बनता है तो इसके बीचों बीच फोकस बना दो, ठीक है। ये काम कर लो, बस अब स्केल्स यूज़ करना पड़ेगा, डी से आप ही काम चल जाएगा। तो फिर उसने कहा कि भाई अगर पैरेलल भेजोगे तो वो फोकस से पास करती है कॉनकेव मिरर के केस में, और कॉन्वेक्स वाले केस में वो फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है। देखो करके दिखाता हूँ इसको मैं। मान लो आपने पैरेलल भेजी, तो अगर आप यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और जैसा भी आपको बताया है कि नॉर्मल कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, तो ये एंगल 90 हो गया यहाँ पे। अच्छा, नॉर्मल ड्रॉ करते कैसे, अगर आपको कहीं पे करना पड़ जाए तो किसी कर्व के ऊपर, मान लो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका होता है, जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल खींचनी हो पहले वहाँ पे टेंजेंट खींचा जाता है। पहले वहाँ पे टेंजेंट खींच दो, जहाँ पे नॉर्मल खींचना हो पहले वहाँ पे टेंजेंट खींचो उस पॉइंट पे। अब उसके जो नॉर्मल होगी वो वहाँ का नॉर्मल होगा, और उस टेंजेंट पे नॉर्मल खींच दो, ये नॉर्मल होता है। क्योंकि ऐसे तो कर्व पे आप नॉर्मल कैसे बताओगे, क्योंकि एंगल कैसे मापेगा, ये तो एंगल कन्फ्यूजन सा हो जाएगा ना। तो वो दरअसल 90 डिग्री एंगल उस टेंजेंट से होता है, तो पहले वहाँ पे टेंजेंट खींचनी होती है, फिर वहाँ पे नॉर्मल खींचना होता है। ये काम आपके आएगा आज +2 क्लास में, ठीक। या फिर NTSC लेवल पे पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, मतलब यूज़ करना पड़ सकता है। नॉर्मल खींचेंगे कैसे, पहले वहाँ पे टेंजेंट खींचेगा, उसके बाद वहाँ पे नॉर्मल खींचता है। तो ये भाई समझ में आया। ये क्या होगा कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, और क्योंकि ये आगे तो जा नहीं सकता, शीशा तो वापस भेज देगा इसको, मिरर तो वापस भेज देगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। और वो कैसे जाएगा कि जैसे जो बंदा यहाँ से देखेगा उसको लगेगा शायद ये लाइट फोकस से आई होगी, ठीक। उसे क्या लगेगा, लाइट शायद फोकस से आई होगी, मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर है। और अगर कोई रे पैरेलल जा रही है, यानी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से पैरेलल रखा हुआ है, तो जो आदमी उसको यहाँ से देखेगा उसको लगेगा कि शायद वो रे कहाँ से आ रही हो, पीछे फोकस से आ रही हो, उसको ऐसा अपीयर होगा। आज उसके पीछे से रही है, अब भले यूँ गई रे, इधर से आई, टकराई और वो वापस चली गई, लेकिन इसको क्या लग रहा है कि ये फोकस से आ रही है, ऐसा अपीयर होता है, ठीक। पहली रे है जो स्टैंडर्ड है, जिसको हम यूज़ करते हैं रे डायग्राम को बनाने में। अगर इनसे काम ना चले फिर हमको ये लगाना पड़ता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। वैसे काम चल जाता है इनसे, मोस्टली हर केस में चल जाता है। अब एक और रे होती है, वो ये उसके बारे में उन्होंने सोच के बताया, सब कुछ करके बताया कि अगर रे आपने फोकस में से भेज दी तो फिर वो पैरेलल हो जाएगी। अगर रे पहले से फोकस में से पास हो रही है, जैसे ये फोकस था, तो फोकस से ही अगर रे जा रही है हमारी, उसमें से पास होकर के हिट करती है मिरर को, फिर वो पैरेलल हो जाएगी। ये सारी की सारी रे, फिर बता रहा हूँ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाली कंडीशन को फॉलो करते हुए किसी ने बना के रख ली, और उसके बाद हमको कह दिया भाई ये लो, मौज लो, खुद डायरेक्ट यूज़ करो, डी वगैरह छोड़ो, ठीक है। तो डी का काम आसान करने के लिए हमको बना के दे दिए हैं। तो ये कहाँ से हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक। और अगर इस केस में देखें हम, कोई रे आपने फोकस की तरफ डायरेक्ट की तो वो हिट करने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पर फिर से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर की कंडीशन से बनाया गया है। तो ये दूसरी रे थी। तीसरी रे एक और बात आई, वो ये थी कि अगर आप किसी चीज़ को सेंटर ऑफ कर्वेचर से हिट निकलती है रे, अगर रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के आती है, फिर वो स्ट्राइक करने के बाद वापस लौट आएगी, रिट्रेस कर जाएगी, ये रे नीचे ही बन सकती थी। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से भेजता तो यहाँ पर हिट करती, तो ये वापस क्या करती, उसी रास्ते पे निकल आएगी। जितनी भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर निकलेंगी वो सारी अपनी पाथ को रिट्रेस करेंगी, क्योंकि फिर से वही कंडीशन, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे 90 डिग्री पे हिट करती है, इसको नॉर्मली हिट करती है, तो नॉर्मल से उसका एंगल कितना बना, 0। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। दोनों 0 होने से वो उसी रास्ते पे लौट आती है जिस रास्ते पे गई थी, ठीक। तो ये था हमारा दूसरा केस। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने भेजा उसको सेंटर की तरफ और वापस क्या होगी, लौट आई।
ये दो थी। इसके अलावा आपने एक और चीज़ सुनी होगी, रट्टा लगाया होगा अगर आपने बुक वगैरह पढ़ी होंगी या कहीं और देखा होगा कि भाई अगर हम पोल पे भेजते हैं तो ये पोल वाली रे यूँ जाती है और इसी पे वापस आ जाती है। भाई ऐसे तो आप लाखों बना सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये इसलिए लोगों ने स्टैंडर्ड बना लिया है इसको, क्योंकि एक रे डायग्राम बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं, तो लोगों ने इसको स्टैंडर्ड बना लिया है। वैसे स्टैंडर्ड ये नहीं है, ये तो सिंपल एक रूल है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ऐसी तो आप लाखों रे बना सकते हो, जो जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे आएगी। ये तो लॉ है और लॉ हर वक्त सही रहता है, ठीक। तो ये था हमारी 3-4 रेज, जिनमें से कोई दो यूज़ करते हैं हम, कोई भी दो यूज़ करते हैं और रे डायग्राम बना देते हैं, इमेज का पता कर देते हैं, ठीक। अब मैं एक रे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको, उसमें पूरी बातें क्लियर करूँ क्या कुछ होता है, उसका एक दो आपको करने के लिए दूंगा, वो करना। तो अभी मैं देखो एक मैंने एग्जाम्पल लिया है। आपने क्योंकि पहले थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये पढ़ लिया होगा, जैसा मुझे पता चला था, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ 3-4-5-6 जगह थी जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते थे और उनकी रेज बनाते थे। तो अभी ध्यान सुनना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, उसमें नई बातें पता चलेंगी। जहाँ तक मुझे लगता है कुछ नया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जो मैं अब बोलने वाला हूँ, ठीक। एक बात, और दूसरी बात ये कि वो टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, NTSC में भी आता है, और ये और तो और आगे +2 में भी आके बहुत काम आएगा कि इमेज कहाँ रखने पे ऑब्जेक्ट को कैसी बनती है। तो ये आपके आगे भी बहुत काम आने वाला है, तो ध्यान सुनना। और इमेज का मतलब क्या होता है, हर पॉइंट से कैसे चीज़ें निकालते हैं, उसको ध्यान से देखना। तो ये हमने फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने आंखों से मापा, क्योंकि मेरे पास स्केल तो है नहीं, तो मैंने आंखों से माप करके लगभग अंदाज़ा लगाया कि ये दोनों क्या बने, इक्वल डिस्टेंस पे हों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ बने फोकस। तो आपको आंखों से नहीं मापना है, आपको स्केल से मापना है, क्लियर। अब मैंने क्या रख दिया, इसको एक ऑब्जेक्ट में रखा, ये भी मैंने आंखों से बनाया था, तो सीधा टेढ़ा बन गया, थोड़ा सीधा कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये ए भी बन गया। तो ये ए भी हमारे पास क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। देखो इसको ऑब्जेक्ट को हम ऐसा ही क्यों लेते हैं, ऑब्जेक्ट को ऐसा इसलिए लिया गया है क्योंकि देखो अब मैं अगर अपनी फ़ोटो छापूंगा यहाँ पर, तो हम पहले तो सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, और मैं अपनी फ़ोटो छापूंगा, मुझे 2 घंटे तो अपनी फ़ोटो छापने लग जाएंगे। फिर उसकी इमेज बनाऊंगा तो और भयंकर काम हो जाएगा। तो मैं सारा दिन में तो एक ही इमेज बना सकता हूँ बस। इसलिए क्या किया गया, यहाँ पे कोई सुंदर सी फ़ोटो नहीं बनाई गई, कोई पेड़ वेड़ नहीं बनाया गया, एक ऐसी चीज़ बना ली गई जो थोड़ी सिंपल हो गई। उसकी इमेज, हमको सिर्फ इमेज कैसी बनती है, किस टाइप की वो होती है, उसका एक आइडिया हो जाए। इसीलिए हमने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट लिया, इसका कुछ सिर पैर हो, है ना। अगर मैं सीधी लाइन खींच दूंगा तो इसका कोई सिर पैर नहीं है ना। सिर पैर का मतलब आप पता नहीं कर पाओगे कौन सा सीधा पॉइंट है, कौन सा उल्टा पॉइंट है। तो हमने क्या किया, इसको एक ऊपर एरो दिया। ऐसा करने से हमको ये पता चला कि भाई इस पॉइंट की पहचान इस पॉइंट की पहचान से अलग है। एक के ऊपर टोपी है और एक के नीचे खाली पॉइंट है, तो ये हमको मालूम हो गया, ठीक। इसीलिए एक एरो लिया जाता है, क्लियर पॉइंट। अब और देखो, इसको नाम देगा ए और बी। कोई भी जो लाइन बनती है उसमें लाखों पॉइंट होते हैं। इस ए से लेकर के बी तक के एरो में लाखों पॉइंट हैं। जैसे हमारे पूरे शरीर में भी होते हैं, मतलब हम अगर शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में लाखों पॉइंट हैं। उस हर एक पॉइंट से रे निकलती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन हर एक पॉइंट की इमेज बनती है। तो असल में शीशे में लाखों इमेज बनी है, लाखों पॉइंट की लाखों इमेज बनी है, और वो कंबाइंड होकर के हमें ओवरऑल वो चीज़ एक फ़ोटो नज़र आ रही है, कोई इस तरीके से वो बनती है, समझे। तो ठीक वैसे ही इस ए बी में भी लाखों पॉइंट हैं, ये सारे लाखों पॉइंट हैं इस एरो में भी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो इन सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से रेज निकलेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं पर मिलेंगी और उनकी फाइनल एक इमेज बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 तो रे हर पॉइंट से निकलेगी। लेकिन अब आप सोच के देखो, इतने सारे पॉइंट की अगर मैं रे वहाँ बनाऊंगा तो आपको सिर्फ पेन नज़र आएगा, डार्क नज़र आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्या बन रहा है वो नज़र नहीं आएगा, वहाँ भीड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इसीलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इमेज सिर्फ और सिर्फ बी की बनाई। ध्यान सुनना, इमेज हम बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ बी की। तो जो इमेज, जो रे डायग्राम आप बना रहे होते हो, वो कहने को आप ए बी का बना रहे हो, लेकिन असल में आप सिर्फ बी का बना रहे होते हो, क्योंकि आप रे सिर्फ बी से लेते हो। तो सुनते रहना, बहुत पता चलेगा आपको अभी, और मालूम पड़ेगा क्या नॉर्मल और क्या एक्सपर्ट का डिफरेंस क्या है। जिनको लग रहा है कि भाई शायद नॉर्मल सही है, कोई बात नहीं, चलो तो अपनी अपनी इच्छा है। तो बी वाला पॉइंट मैंने उठाया क्योंकि मेरे पास इतने सारे पॉइंट उठाऊंगा तो भीड़ हो जाएगी। मैंने अकेला बी पॉइंट उठाया और इस बी पॉइंट से मैंने सिर्फ 2 रे ली, सिर्फ 2। बी से भी लाखों रे निकलेंगी, तो मैंने सिर्फ 2 रे ली। तो बी से सिर्फ 2 रे ली। पहली रे मैंने ली पैरेलल, क्योंकि मुझे पता है कि ये कहाँ जाएगी। मैंने और कोई क्यों नहीं ली, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता वो कहाँ जाती, इसलिए मुझे डी यूज़ करनी पड़ती। डी से मैं बचना चाह रहा हूँ,
जल्दी बनाना मुझे डायग्राम, डी से बचने के लिए मैंने वो रे उठा ली जिसका मुझे रास्ता पता है कहाँ जाएगी। अदरवाइज इस पॉइंट से रे हर तरफ निकलेंगी, यूँ हर तरफ रेज निकलेंगी, लेकिन मैंने बाकी सबको खींचा नहीं, बाकी सबको छोड़ दिया, सिर्फ उठाया कौन सा, एक जो पैरेलल गई, क्योंकि 2 से काम चली जाएगा तो मैं क्यों सबकी भीड़ बनाऊँ, मुझे पता है बाकी सबने मिलना वहीं है जहाँ 2 मिल जाएंगी। तो इससे हिट कर गई। अब मुझे पता है कहाँ से जाती, फोकस से जाती, तो मैंने इसको फोकस से भेज दिया, एक हो गई। तो अब देखो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे गई है इसी पे कहीं पे इमेज है, इसी पे कहीं पे इमेज है, लेकिन एक लाइन पे तो फिर से बहुत सारे पॉइंट होते हैं, आपको क्या पता हो कौन सा पॉइंट है जहाँ इमेज बनेगी, तो दूसरी उठानी पड़ेगी। और दूसरी आपकी इच्छा है, आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से भेज दो, या क्योंकि मुझे ये मिरर बड़ा करना पड़ेगा उसके लिए, तो मैं उसकी बजाय मुझे पसंद है कि मैं फोकस से भेजूँ, और वो टकराई क्या हो जाएगी, वो टकरा के हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, पैरेलल। देखो फिर से मैंने क्योंकि आंखों से मापा था तो शायद मेरी रे डायग्राम में थोड़ा बहुत गड़बड़ आ सकती है। आप आंखों से नहीं मापोगे, आप उसे स्केल से मापोगे। तो पॉइंट समझ में आया भाई, ये यहाँ से गई, हिट गई, उधर निकल गई, मुझे पता था। जहाँ पर भी ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन होनी शुरू हुई है, ये वाली रे, और यहाँ इसकी यहाँ से हुई है, जहाँ पर भी मिलती है वो पॉइंट इमेज है, लेकिन किसकी, जिसकी वो रे थी इंसिडेंट, और वो इंसिडेंट रे किसकी थी, वो बी की थी। तो असल में ये इमेज बी की है, तो इसको बी डैश नाम दिया जाता है, ये बन गया बी डैश। तो अब ऐसा करने के लिए तो मुझे पूरे एरो की इमेज बनाने के लिए तो मुझे हर पॉइंट से रे बनानी पड़ेंगी। अगर मैं हर पॉइंट से रे बनाऊंगा तो उससे क्या होगा, ये यहाँ भीड़ होगी, और भीड़ से बचने के लिए आगे जो हम बनाते हैं वो सिर्फ एक्सटेंशन है, वो सिर्फ जो हमको नज़र आया है उसके बाद हमने सिंपल इंटरपोलेट कर दिया कि ऐसा ही होता होगा। देखो कैसे, मान लो ये वाला पॉइंट मैं लूँ, ए वाला पॉइंट अब मैं लूँ, अगर मैं ए वाला पॉइंट लूँगा तो ए वाले पॉइंट की जो रे जाएगी, एक तो रे यहीं से जाएगी, सेंटर से पास होगी, तो ये टकराएगी और वापस लौट के आ जाएगी। तो अब मुझे एक बात क्लियर है कि ए का जो रे डायग्राम, जो इमेज बनेगी वो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी, इस पे ही कहीं बननी है। क्यों, क्योंकि वो सेंटर से पास हुई, टकराई और वापस आ गई, तो ए वाला पॉइंट यहीं कहीं आएगा। और क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा था तो उसकी इमेज भी सीधी आनी चाहिए, इसीलिए हम इससे आगे यहाँ पर सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करते हुए एक एरो खींच देते हैं, खींच दिया है। ये असल में सभी पॉइंट के ग्रुप एरो निकलने के बाद बनती, लेकिन इतना बनाते तो भीड़ होती, उस भीड़ से बचने के लिए थोड़ा सिंपल करके हमने बना दिया, मतलब बाकी चीज़ों को सिर्फ अंदाजे से बना दिया, क्योंकि लाइन तो सीधी आएगी, इसलिए यहाँ पर कह दिया हमने कि ए डैश आएगा, और बाकी सब दोनों पॉइंट को जोड़ दिया, ए डैश को बी डैश को जोड़ दिया, और कह दिया कि बाकी सब भी फिर यहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे और इमेज यहीं बनेगी। तो इसलिए हमने ये जो बाकी सब की इमेज जो बनाई है वो अंदाजे से बनाई है कि वो सारे यहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से इमेज बनती है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। असल में इमेज बनाई सिर्फ हमने बी डैश की, बाकी सबको तो लिख दिया है, ऐसे ही कैसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये बी डैश इमेज बनेगी, ए बी डैश क्या होगी इमेज। देखो क्या क्या मालूम पड़ा हमको। एक बात जो याद रखनी है वो ये कि इमेज की पोजीशन क्या आ रही है। तो ये पास आ रही है शीशे की, यानी कि ये कहाँ पे आ रही थी, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बियॉन्ड सी था, ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, यानी सी से पीछे था। इमेज आई बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ पे आ रही है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में आ रही है। ये बड़ा ऑब्जेक्ट था, आप देखोगे स्केल से सही से बनाओगे आपको नज़र आएगा ये छोटा था, तो ये कैसा आएगा, स्मॉल आएगी, स्मॉल साइज़ की इमेज बनेगी, तो वो आ जाएगी। दूसरी बात क्या बनेगी, इसमें ये इन्वर्टेड है, देखो उल्टी बनी है ना, तो ये कैसी आ रही है, इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड आ रही है, क्योंकि देखो ये सीधा था, ये पलट गया, उसका उल्टा बना है। और ये बात कि वो इन्वर्टेड है कैसे पता चला, क्योंकि हमने उसके ऊपर हेड बनाया था। अगर हम हेड ना बनाते, एक लाइन बनाते ना, फिर नहीं पता चलता हमको। और अगर जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, कोई सुंदर सी चीज़ का बनाते, मतलब एक पेड़ की फ़ोटो बनाते तो बनाते रह जाते उसमें, तो पेड़ में तो हम ये जो इंटरपोलेशन मैंने यहाँ की वो आप पेड़ के लिए नहीं कर पाओगे। अगर मैं कहूँ कि भाई आपको इसका डायग्राम बना के दिखाओ, मैंने यहाँ पेड़ बना दिया, इसका डायग्राम बना के दिखाओ, तो फिर आप जैसा मैंने किया वैसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको फिर हर पॉइंट की, क्योंकि उसमें सिमेट्री नहीं है, आपको हर पॉइंट से रे भेजनी पड़ेंगी, हर पॉइंट की अलग अलग रे बनानी पड़ेंगी। इतना कॉम्प्लेक्स आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन बन सकता है, पर आपको आइडिया होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो वो मैंने आपको क्लियर किया। अभी आपको 2-3 रे डायग्राम खुद से प्रैक्टिस करने हैं,
ज़्यादा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनो। अच्छा एक और बात, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि 20% ही आपको समझ में आता है, आपने इसको देखा, आप 2-3 चीज़ों की प्रैक्टिस करना, उसके बाद दोबारा सुनना, आपको इसी वीडियो में बहुत कुछ नया समझ में आएगा, बहुत कुछ नई बात सुनाई देगी, क्योंकि मैंने बताया बहुत कुछ है, लेकिन पहली बार आपको क्लियर नहीं होगा। जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सब बातें आपको बहुत देर के बाद क्लियर होंगी, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो, यानी प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा सुनोगे तो ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो अब आपको कहाँ की बनानी है, अब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, इमेज बनानी है, जब ऑब्जेक्ट को रखा हो एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी रखा हो, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हो, एट सी एंड एफ के बीच में रखा हो। तो इन दो की इमेज आप ट्राई करना, ट्राई करने के बाद मुझे सेंड करो कि कहाँ पर आपकी इमेज बन रही है, रेड डायग्राम, बगैर देखे, बगैर पिछले ज्ञान के जो आपने रट लिया होगा, उस ज्ञान के बगैर आप अपना दिमाग यूज़ करते हुए वो बना के दिखाओ, पूरी क्रिएटिविटी के साथ, सब कुछ बंद करके, सुन करके नोटबुक खोलो और अपना बना के दिखाओ उसको, ठीक है। क्योंकि चीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। किसको सिखाओ, किसका ये काम करोगे आप चीटिंग करके? मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आपके नंबर चाहे पूरे आए चाहे आधे हैं, मुझे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है आपको कितना आता है, सीखा कितना है आपने, और उसी बात का फ़र्क आपको भी पड़ेगा। नंबरों से फ़र्क आपको भी नहीं पड़ने वाला, नंबरों से फ़र्क तो सिर्फ 10th तक का है, उसके बाद तो आपकी नॉलेज चलना है। तो नॉलेज ही आपको होना चाहिए, इसलिए बगैर चीटिंग के दम लगाओ और मुझे भेजो कि क्या आप बना पाए।